जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ साइंस, टेक्नोलॉजी, शेरो अदब, सोशल साइंस, एजुकेशन और दुनिया भर के हर तरह के नॉलेज पर मबनी ख़ास प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है इल्म की रोशनी। इल्म की रोशनी से हमारा मतलब है लाइट ऑफ एजुकेशन। इल्म यानी कि एक मेटाफर है जो इल्म यानी नॉलेज को एक रोशनी के तौर पर पेश करता है, इसलिए कि इल्म की रोशनी ही हमारे जहन की तारीकी यानी अंधेरे को दूर करती है और हमें सही रास्ता दिखाती है। भारत में पेंटिंग यानी मुसव्वरी सिर्फ इजहार का ज़रिया नहीं बल्कि कल्चरल धागे का एक अहम हिस्सा है। ये मुल्क की कदीम तारीख, रंगारंग रिवायत और फ़नकाराना एक्सप्रेशन की विरासत का एक आईना है। ये एक ऐसा ज़रिया है जो फ़नकारों को अपने ख़यालात, जज्बात और कल्चरल कहानियों को अलग अलग शक्लों में इजहार करने की इजाज़त देता है। अब इतने अच्छे आर्ट फॉर्म को कितना अहम और आज के ज़माने में भी आपकी फ्यूचर को कैसे रोशन कर सकता है, इसी पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के हेड डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट प्रोफेसर शाह अबुल फैज़ मौजूद हैं और साथ ही जाने माने पेंटर सिद्धार्थ भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का हम स्टूडियो में वेलकम करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर फैज़, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम पेंटिंग एजुकेशन की अहमियत की बात करें तो क्या अहमियत है इसकी? सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आज के इस दौर में जो आर्ट हमारा सब्जेक्ट है उस पर एक इस तरह का डिबेट करने के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डीडी चैनल का, और इस पे ये रोशनी डालना चाहते हैं कि पेंटिंग जो है एक सोसाइटी की और एक कंट्री की एक ऐसा रिफ्लेक्शन है जिससे हम तमाम उसके अंदर मौजूद दुनिया भर के जो फ़न और फ़िक्र और सोच और तरक्की और उसकी डेवलपमेंट, उन सब को हम जो है खूबसूरती से बयां करते हैं और इस चीज़ से हमारी कंट्री, उस कंट्री का रिफ्लेक्शन दूसरी दुनिया में भी झलकता है। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, आप जाने माने पेंटर हैं, आपके लिए पेंटिंग की क्या अहमियत है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बुलाया, धन्यवाद आपका। पेंटिंग की अहमियत तो आप क्या पूछें हमारे से, क्योंकि अब देखिए मुझे याद नहीं शायद एक भी ऐसा दिन जब मैं चित्र नहीं कर रहा था अपने बचपन से लेके अभी तक। अहमियत तो मेरे लिए बहुत है और इसका एन्जॉयमेंट भी बहुत है, इसकी बहुत खूबसूरतियाँ भी, इसके चैलेंजेस भी बहुत हैं। इसका चैलेंजेस इतने हैं कि पूछिए मत, और बहुत से लोग तो शुरुआत में ही शायद बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं, परंतु जो अभी तक चलते रहते हैं, जो बहुत आखिरी तक चलते रहते हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उनको प्राप्त हो रहा होता है उसमें जो पैसे से भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और जो हो सकता है कि उनकी शोहरत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। और ये शोहरत पैसा तो बाद में आना जाना बहुत कुछ है उसमें, काफ़ी कुछ हो जाता है। तो जैसे कि हम कहें कि कोई एक्टर जो है वो तो शायद 40 साल की उम्र के बाद उनका शायद करियर ही फिनिश की तरफ चलना शुरू हो जाता है 45 साल के बाद, परंतु हम कलाकारों को, चित्रकारों को ख़ास तौर पे हमारा शुरुआती, हमें 50 की उम्र तक तो हमें यंग आर्टिस्ट बोलते हैं और उसके बाद हमारा करियर शुरू होता है असल में। तो इसका मतलब कितना कुछ होता होगा इसमें, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने बैठूँ अब इस सारी बात को तो बड़ा मज़ा आएगा इस बात का। तो बिल्कुल हम आपसे जानेंगे इसके बारे में कि क्या कुछ
शोहरत और पैसे से ज़्यादा क्या कुछ आपको इससे मिला है, ये समझेंगे आपसे। प्रोफेसर फैज़, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम पेंटिंग की हिस्ट्री के बारे में भी समझना चाहेंगे कि पहले और अब में किस तरह से इवॉल्व हुई है पेंटिंग। देखिए, चेंजेस तो तमाम एरिया में आया है, तो पेंटिंग के सिलसिले में भी देखते हैं अगर, तो अगर हम हिस्टोरिकल में जाते हैं और इसकी जो पेंटिंग का जो कैनवस पे लाना जिसको अगर हम लेते हैं, तो उस पर अगर देखते हैं तो 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी में जाते हैं, तो वहाँ से अगर आपको पेंटिंग का, पहले पेंटिंग जो है कोट पेंटर्स के हिसाब से होती थी, भी धीरे 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 चेंज आने लगा, फिर ये स्टूडियोज़ में कन्वर्ट होने लग गई आर्टिस्ट के, फिर उसके बाद ये फिर और बदलता गया, रूप बदलता गया, फिर उसके बाद रियलिज़म आया, फिर सुपर रियलिज़म आया, फिर सिंबलिज़म आया, फिर धीरे धीरे चेंज आते चले गए। देखो ये सारी चीज़ जो है हर एक एरिया में चेंज के साथ साथ पेंटिंग ने भी अपना एक पूरा चेंज बदलना शुरू किया, और तमाम दौर से गुजरते गुजरते अब वो एक ऐसे पीरियड में आ गई है जहाँ हर पीरियड का, हर दौर की जो खूबसूरती है वो आज के दौर में कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्ल्ड में दिखाई देती है, जिसमें आप हर तरह का आर्टिस्ट को लिबर्टी है। पहले बहुत सारे लोगों को एक रिस्ट्रिक्शन होता था कि वो कोट पेंटर है तो जो राजा कहेगा वो करेगा, या फिर उसके जो भी सोसाइटी में या कोई जहाँ पे मतलब जो भी ऐसा था कि कमांड हो आर्ट के ऊपर, वो एक सर्टेन ग्रुप होता था। जैसे अगर इंडिया में देखें तो अलग अलग ग्रुप्स होते थे, ऐसे वर्ल्ड ओवर था ये ग्रुप्स। तो आज के दौर में कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्ल्ड में आर्ट वर्क को एक इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन के तौर पे दिए आर्टिस्ट को मिला हुआ है, जिससे वो खूबसूरत से खूबसूरत अपनी सोच को, अपने समझ को, अपनी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, अपने कैनवस पर ले आने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो किस तरह से पेंटिंग इवॉल्व हुई है ये हमने जाना प्रोफेसर फैज़ से। सिद्धार्थ जी, आपने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है पेंटिंग में। जब आपने पेंटिंग की शुरुआत की तब फैमिली का रिएक्शन क्या था, और अब आपने जब ये मकाम हासिल कर लिया है और आप नए यंगस्टर्स को देखते हैं, तो किस तरह का बदलाव आपने देखा? देखिए, हमारा यहाँ तक आपका सवाल है फैमिली का, तो हमारे माता पिता बहुत खूबसूरत थे इस विषय पे कि उन्होंने कभी भी रोका नहीं जी। उन्होंने कहा जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो। जब मेरा जो बचपन है वो ऐसे बीता कि मैं गुरबानी सुनते हुए बड़ा हुआ, और मेरी माता जी खुद भी पेंटर थी और वो खुद भी एक फोक आर्टिस्ट थी, और वो बहुत ही खूबसूरत पेपर में शिकेचर से लेके जीवन की छोटी से छोटी घटनाओं को कितनी सेंसिटिव तरीके से आप लेते हैं वो आपका हो जाता है। इवन इसमें आर्ट हिस्ट्री भी कोई महत्व नहीं रखती है अल्टीमेटली। शुरुआत फॉर द बिगिनर इट्स ओके, फॉर द कॉलेज स्टूडेंट इट्स ओके, पर एक समय ऐसा होता है कि आपके ऊपर कोई भी हिस्ट्री, कोई भी प्रभाव दुनिया भर के, जैसे कि कहते हैं ना कि जब शुरू में एक जो कलाकार है उसके अंदर बहुत से कलाकार बोलते हैं, उनके प्रभाव होते हैं, और धीरे धीरे वो अकेला करना शुरू कर देते हैं, उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं, और जिस दिन वो अकेला हो जाता है आर्टिस्ट, उस दिन उसको तकलीफ़ तो थोड़ी सी होती है, परंतु वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। और वही समय होता है जिसमें आपको अपने आप को देखना होता है सही ढंग से, और अपने को बचा के रखना होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल आई एम सेइंग 99% लोग उसमें अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और जो लोग बर्दाश्त कर पाते हैं वो बड़े कलाकार होने के चांसेस उनके हो जाते हैं। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, आपने बताया कि इतना आसान नहीं है जितना ही लगता है ये पेंटिंग करना, या फिर सिर्फ चित्र बनाना और रंग भरना भरी नहीं होता है कि कैसे पूरी तरह से इन्वॉल्व होना होता है। जी, प्रोफेसर फैज़, आपसे समझना चाहेंगे कि जो लोग भी इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इसमें अपना करियर बना सकते हैं और इसको अपने करियर की तरह देख सकते हैं? देखिए, पहले के मुकाबले अगर मैं अपना टाइम भी देखते हैं, पहले के मुकाबले में, और अगर हम सर की भी टाइम पीरियड देखते हैं उसमें, और फिर इसमें काफ़ी चेंज आया है। आज के दौर, पहले हमारे टाइम में भी बहुत ज़्यादा लोगों को एवेन्यूज़ के बारे में नहीं पता था कि पेंटिंग करने के बाद क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे,
और कई बार तो ऐसा होता था कि जो दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे होते थे वो उधर अच्छा नहीं करते थे, उनको पेंटिंग या इसमें डाला जाता था। जी। आज के दौर में मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट जो है वो जो कैरिकुलम है स्कूल में, वहाँ भी फाइन आर्ट बहुत अच्छे से उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और उसमें जो है स्टूडेंट पहले से, और इवन जो इनके पास साइंस है वो भी बच्चे जो है वो फाइन आर्ट में आना चाहते हैं जी। अब उसकी वजह है कि इसकी ओपनिंग अब पहले के मुकाबले बहुत वास्ट हो गई है। अब इतने सारे एवेन्यूज हैं हमारे फाइन आर्ट करने के में एक्सेल करने के लिए कि वो उसके लिए एक चॉइस बन जाता है। अब अगर आप देखते हैं सिनेमा का ही इतना बड़ा एरिया है, फिर उसके बाद एनिमेशन का इतना बड़ा, डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा आ गया है, और हर जगह आर्टिस्ट का वो कहीं ना कहीं हर जगह यूज़ है। और कुछ भी आप अगर करना चाहेंगे तो आपको ऑप्शन होता है कि इसमें से छोड़ के उसमें जाते हैं। अब इतने सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो गए हैं जहां आर्टिस्ट एनिमेशन कर रहा है, एआई अब लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हो गया, उसमें आर्टिस्ट का बहुत रोल है। इस तरह हर जगह आर्टिस्ट का आज के दौर में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बनिस्बत कि आप अपने आर्ट वर्क को कितना अच्छे से इसके साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। जी, तो ये तो बात हुई स्कोप की कि किस तरह से स्कोप और ज़्यादा बढ़ गया है टेक्नोलॉजी के साथ साथ। सिद्धार्थ जी, आप क्या कहेंगे कि टेक्नोलॉजी और एआई के बाद अब किस तरह से बदलाव आर्ट में देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि धन्यवाद कंप्यूटर का और इस नए युग का कि हमें बहुत पॉसिबिलिटी हो गई समझने की, सोचने की और देखने की। एक क्लिक में हम सारे संसार की कला देख सकते हैं, कौन कहाँ पर कौन सी किस जगह पे बैठ के कैसा काम कर रहा है, हमारे पास वो पहुँचता है जी। और हमें इसके खिलाफ होने की कोई ज़रूरत नहीं है शायद, जो कि मैंने मोस्टली देखा है कि आजकल लोग जो है एआई के खिलाफ भी बोलते हैं। आई थिंक ये तो एक ऐसी वरदान हो गया हमारे लिए कि एक दुनिया भर की लाइब्रेरी, दुनिया भर का तरीका, नए नए ढंग सोचने का तरीका, जो तरीके से हमने कभी सोचा भी नहीं होता होगा, उसको पूरा करने का उसने हमारे लिए सहायता करता है। इतनी खूबसूरती से सहायता करने लगा है कि बिलीव मी, आई एम लविंग इट। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है और मैं तो कंप्यूटर पे लगभग हर रोज़ 2 घंटे ज़रूर लगाता हूँ और इसमें उसको देखता हूँ कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है, मेरी लैंग्वेज में कैसे वो मेरी चीज़ें डेवलप कर सकता है, और डिस्टॉर्शन से लेके रियलिज्म से लेके और यहाँ तक के सब्जेक्ट मैटर को वो बहुत खूबसूरत तरीके से, और स्टोरी टेलिंग मेनली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरी टेलिंग इतनी इम्पॉर्टेंट होती है आर्टिस्ट के लिए, कलाकार के लिए, कि वो सदा जीवित रहती है और कथा चलती है बहुत दूर तक। इसलिए आज के इस युग में ये एक बहुत ही खूबसूरत समय आ गया है। जी बिल्कुल, आपने स्टोरी टेलिंग की बात की अभी सिद्धार्थ जी। ये स्टोरी टेलिंग क्या है? पेंटिंग के ज़रिए कैसे आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, वो थोड़ा बताइए, डिस्क्राइब करिए। स्टोरी टेलिंग नॉट लाइक लिटरेचर स्टोरी, नॉट लाइक प्लॉट और आइडिया और समथिंग लाइक दैट। स्टोरी टेलिंग बहुत जो अवलोकन में, जिसको अवलोकन कहते हैं, हम चित्रकला जो है अवलोकन की एक धारा है। ये अवलोकी इसमें मैटर है ज़्यादा। अवलोकन का मतलब है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन में हम एक वस्तु कोई भी जो पड़ी हुई है हमारे पास, एक चीज़ हम पेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैंने एक पेड़ देखा और उसके ऊपर बहुत से पीले फूल लगे हुए थे और शाम का वक्त था और उसके जो फूल गिरे हुए, बहुत जैसे कीकर का पेड़ हो गया समझ लो, और उसके नीचे इतने फूल गिर गए शाम के वक्त में कि ऐसा लगा कि वो अपनी कारपेट पे खड़ा हुआ है। ये अपने आप में कथा है अपने आप में। इसमें जबकि कोई भी ईविल नहीं है, इसमें कोई भी हीरो नहीं है, इसमें कुछ और नहीं है, इसमें कोई कथा भी नहीं है दैट वे जो लिटरेचर में जैसे होती है। तो परंतु ये अपने आप में एक कथा है, ये अपने आप में एक विजुअल है, ये अपने आप में एक कविता है, ये अपने आप में एक गीत है। इसके ऊपर इतना सुंदर गीत समझ में आ सकता है, इसके ऊपर एक इतनी सुंदर विजुअलाइजेशन हो सकती है कि मुझे तो बहुत आनंद आता है वो वाली कथा करने का, उस पेड़ की कथा करने का, उससे बातचीत करने का मुझे मजा आता है। जी,
बिल्कुल। जी। तो हमने ये जाना कि किस तरह से स्टोरी टेलिंग की जाती है, ये भी एक एस्पेक्ट है, और किस तरह से आप विजुलाइज करते हैं और उसको आप एक्सप्रेस करते हैं। प्रोफेसर फैज़, आप क्या कहेंगे कि स्टोरी टेलिंग को लेकर के, जैसे कि अभी सिद्धार्थ जी ने कहा, क्या आप मानते हैं कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं अगर आप पेंटिंग करते हैं, ज़्यादा इमोशनल होते हैं क्या जो पेंटर्स होते हैं, फिज़िकली और सोशली इमोशनली ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, ये तो हर एक आर्टिस्ट है वो इमोशनली होता है, उसमें पेंटिंग भी हो या चाहे वो अदर पार्ट आर्ट फॉर्म्स हो। तो ये स्टोरी टेलिंग का तो जाहिर है कि जो भी फॉर्म बना रहा है आप पेंटर, जो भी कलर यूज़ कर रहा है आर्टिस्ट, वो उसमें उसकी एक पूरी जर्नी रहती है उसके साथ में। उस फॉर्म से लेके कलर से, टोन से, टेक्सचर से, है ना, उसके प्लेसमेंट से, तो उसकी पूरी ओवरऑल कंपोजिशन एक स्टोरी टेलिंग ही होती है। मतलब किसी भी टॉपिक को वो लेता है, उसको पेंट करता है, उसके थ्रू अपने आप को ऑडियंस से कनेक्ट करता है। तो वो तो उसका एक्सप्रेशन है। अगर इमोशनल इसलिए भी होता है क्योंकि वो जल्दी इंस्पायर होता है सिचुएशन से, सराउंडिंग से, है ना, हर एक नेचर से, नेचर की खूबसूरती से, हर एक फॉर्म से आर्टिस्ट अगर इंस्पायर नहीं हो रहा है तो वो पोर्ट्रे कैसे करेगा। तो वो थोड़ा इमोशनल पार्ट उसमें रहता है। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, अब यहाँ तक कि लाइफ स्किल या फिर कहें कि इमोशनल वेलबींग के लिए भी पेंटिंग को यूज़ किया जाता है कि किसी की अगर आप मेंटली थोड़ा सा सिक हैं या इल हैं तो आजकल ये पेंटिंग वेलबींग भी शुरू हो गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये सवाल दरअसल क्या है कि ये ना बड़े सारे शब्द हो गए हैं जी, परंतु जब आप पेंटर होते हैं तो इवन इमोशनल होना बहुत गलत बात हो जाती है। जी, इमोशनल होके यू कैन नॉट पेंट प्रॉपरली। जी, आपको एक अवेयरनेस की स्टेट में आना पड़ता है उसमें। इमोशनल पेंटर्स बहुत लंबा नहीं चलते, दूर नहीं जा पाते कभी। उसमें कुछ भी नई टेक्निकल चीज़ें नहीं कर पाते, उसमें बहुत कुछ नया मोड़ नहीं ला पाते, उसके अंदर बहुत सारी रंगों का एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। वो फिर अपनी जो एक चीज़ बन गई, बननी शुरू हो गई, बस जी ये तो हमारे मन की भावनाएं हैं, ये है वो है, दुख है, हमारी तकलीफ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये असल में ये शायद जो हमारे कुछ एक बहुत खूबसूरत राइटर हुए हैं उनको मज़ा आता है थोड़ा सा ये बातें करने का, जी, इमोशनल बातें करने का। जी बिल्कुल। प्रोफेसर फैज़, अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स की बात करें तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे BFA भी है, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं, कुछ डिग्री कोर्सेज हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें? देखिए, जैसे तो मैंने बताया कि स्कूल में भी आजकल कैरिकुलम में फाइन आर्ट आ गया है, तो बहुत ज़्यादा तरीके से डीप रूटेड, मतलब इसको भी एक बड़ा ऑप्शन मान के चल रहा है स्कूल एजुकेशन भी साथ में। तो अब वहाँ से निकलकर जब कॉलेज लेवल पे आते हैं स्टूडेंट, तो उनको हर एक यूनिवर्सिटी के अपने अपने प्रोग्राम्स होते हैं कि यहाँ जो नंबर्स होता है कि किस लेवल पे उसको एंट्री मिलेगी इंट्रेंस की। तो उसमें इंट्रेंस होता है, इंट्रेंस में उसको उसके फाइन आर्ट के अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे पेंटिंग है, स्कल्पचर्स है, और अप्लाइड आर्ट है ना, ग्राफिक आर्ट है, आर्ट हिस्ट्री भी एक मतलब ये एक साथ में। तो ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ से आप BFA कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उसके मास्टर्स कोर्स भी हैं, मतलब 4 साल का BFA कोर्स है और फिर 2 साल के मास्टर है। और अब तो NEP आ रहा है, तो कई बार ऐसा भी है रहा, उसमें से कई बार स्टूडेंट की मल्टीपल एंट्री और एग्जिट भी आ रही है कि अगर वो कहीं जाना चाहता है तो वो जा सकता है और फिर से आके उसको ज्वाइन कर सकता है। तो इसमें मतलब कि स्टूडेंट को एक ऑप्शन मिल जाता है कि वो कहीं और जाके कुछ और कनेक्ट करके वापस जो है वो अपने कोर्स को ज्वाइन करने का एक मतलब NEP ने एक ओपनिंग करी है। तो ये सारे कोर्सेज करके आप बहुत सारे एरिया में एक्सेल कर सकते हैं। मतलब एजुकेशन है तो देखिए, एजुकेशन BFA करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आप अब आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जैसे लर्निंग हो जाए, एक बार इन्फॉर्मेशन आ जाए, जैसे सर ने बताया कि अपने स्टूडेंट के तौर पे उसको नॉलेज हिस्ट्री वगैरह की हो जाती है, तो जो कि आगे जाके उसको बहुत फ़ायदा देती है। अब अगर कोई BFA नहीं करता है या एजुकेशन में नहीं जाता है तो उसकी भले से बहुत नॉलेज होती है, आर्ट को प्रैक्टिस ग्रिप करने के लिए फॉर्म की नॉलेज होती है, कलर की, उसके मतलब नेचुरल उसके अंदर होता है, लेकिन जो थोड़ा एजुकेशन का इनपुट होने से उसको उसमें और बहुत फ़ायदा होता है, एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है।
जी बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि मैं बॉर्न आर्टिस्ट है या बॉर्न पेंटिंग आती है उनको, बॉर्न टैलेंट होता है, या फिर सीखने से भी फ़र्क पड़ता है? देखिए, आर्टिस्ट तो सभी बच्चे होते हैं जी। हर बच्चा आर्टिस्ट होता है, बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट होता है, मेरा ऐसा मानना है। परंतु चलता कोई कोई है जी। उसमें, आगे कोई कोई चलता है, उसके लिए बड़ा एक एटमॉस्फेयर भी काम करता है, उसमें आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी मार्क करती है, उसके अंदर आपका माता पिता कैसे हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, फिर आगे आपका स्कूल कैसा है, आगे आपको माहौल कैसा मिला। और सभी आर्टिस्ट नहीं हो पाते हैं, कई लोग आर्टिस्ट होते भी हैं परंतु वो आगे नहीं चल पाते, क्योंकि उनको कई बार बड़े स्किलफुल आर्टिस्ट हो जाते हैं हमारे बच्चे, और स्किलफुल होने से भी कोई आर्टिस्ट होने की चांसेस नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाते हैं। फिर कुछ एक हमारे स्टूडेंट्स आर्ट कॉलेजेस में चले जाते हैं। आपने देखा होगा, सर भी, शाह साहब से भी मैं कहूँगा, पूछेंगे हम कि सर देखिए, आपको भी पता है कि हमारे कितने स्टूडेंट निकलते हैं हर साल और कितने आर्टिस्ट निकलते हैं उसमें से, बहुत कम। जी। क्योंकि इस रास्ते पे ये मार्ग ऐसा है, ये मार्ग ऐसा है, ये इतनी तीखी तलवार जैसा मार्ग है, इसमें देखिए ना बहुत फिजिकली, इसकी डिमांड बहुत है, इसमें फिजिकली डिमांड करता है आर्ट बहुत ज़्यादा। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल, देन मेंटल अवेयरनेस, देन आपने अपने जो इमोशन है, जो इमोशनल पार्ट, जैसे पहले भी हमारी बात हुई, उसको कहाँ तक आपने कंट्रोल किया है और कितने लेवल पे कंट्रोल करके आपने उसको आगे उसको एक खूबसूरती में बदल देते हो, कैसे आप उसको मेटामॉर्फोसिस कैसे करते हो उसका ना, उसकी चेंज कैसे लाते हो, इमेजिनेशन को भी, मेटामॉर्फोसिस को आप कैसे अवेयरनेस की स्टेट में लेके जाते हो, और किस तरीके से आप कैनवस पे या स्कल्पचर पे या मूर्ति पे उतरते हो। और बिना कुछ सोचे अगर आप ये सोचने बैठ जाएं कि भी ये पता नहीं मुझे कितना पैसा प्राप्त होगा इसमें, तो भी काम नहीं चलेगा। अगर आप सोचें कि चलो कोई बात नहीं कर लेंगे, उससे भी नहीं चलेगा। आपको हर वक्त हर रोज़ काम करना होगा। हर वक्त हर रोज़ काम करने के लिए क्या इंस्पिरेशन होनी चाहिए, ये एक बहुत ईश्वरीय इंस्पिरेशन होती है, बहुत सिंपल बात नहीं है, और बहुत लोग आर्टिस्ट नहीं हो पाते हैं और कभी नहीं हो पाते हैं। इवन कई लोगों को बहुत कुछ मिल भी जाता है और ये उनका बहुत अच्छे किस्मत की बात होती है, परंतु वो बाद में पता चलता है कि वो आर्टिस्ट तो हुए ही नहीं कभी, है ना, वो अलग बात होती है। एक जो फिनेंशियल सक्सेस आर्टिस्ट में, आर्ट में, ये एक बहुत अलग बात होती है, और एक अच्छा आर्टिस्ट होना एक अलग बात होती है, और उसको बर्दाश्त करना, उसको संभाले रखना आखिर तक। और एक बात कह दूं आपको मैं बड़े प्यार से, और बड़ी खूबसूरती मुझे लगती है एक संसार में, कि दुनिया अंधी नहीं है। मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरा पूर्ण विश्वास है मेरे आर्टिस्टों के ऊपर, मेरा पूर्ण विश्वास है हमारी दुनिया के ऊपर, लोगों के ऊपर, कि जो भी कोई अच्छा काम करता है अगर वो बर्दाश्त कर गया कुछ लंबा समय, तो उसकी कदर तो होती है, उसके बिना नहीं हो सकता कुछ भी, कदर तो होगी ही होगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। मतलब सिद्धार्थ जी की हार्डशिप्स जो आते हैं उसको, हाँ, जो झेल गया, जो झेल गया जी, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो आप, होता है जी, तब भी आप लगे रहिए, टिके रहिए, तभी आप कुछ सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जी, प्रोफेसर फैज़, आपसे भी समझना चाहेंगे, जो जिक्र किया अभी सिद्धार्थ जी ने, इमेजिनेशन, मेटामॉर्फोसिस, आप क्या कहेंगे, कितना इत्तेफाक रखते हैं? हाँ बिल्कुल, हर आर्ट में तो इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो वो इमेजिनेशन एक सर्टेन पीरियड पे आके टिक नहीं सकती, टिक जाती है अगर आप रोज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। रोज़ अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इमेजिनेशन जो है वो धीरे 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 बढ़ती जाती है, और फिर वो उस लेवल पे आ जाती है, जैसे कि सर ने भी बताया कि उस लेवल पे पहुंचती है जहाँ पे आपको अपने आप को एक जगह पर एक स्टैंड पाते हैं कि अब वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है। क्योंकि आर्ट एक टाइप कास्ट नहीं है कमर्शियल की ऐसे ऐसे करना है, कास्ट नहीं है कमर्शियल की ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो पेंटर को जो भी पेंटिंग कर रहा होता है, जो रेगुलर पेंटिंग कर रहा होता है, उसको एक समय आता है कि उसका कैनवस, उसके कलर्स, उसके ब्रशेस, वो खुद अपने आप बदलते जाते हैं, अपने आप एक नए चैलेंज को सामने डेवलप करने लगते हैं।
तो ऐसा मेरा भी टाइम चलता रहता है। तो कुछ साल 8-10 साल मैंने पहले डांस फॉर्म पेंट किया करता था, फिर कुछ साल मैंने लैंडस्केप बहुत किए। अभी कुछ सालों से मैं जो फेमस कपलेट्स है पोइट्स के, उनको लेकर पेंटिंग्स कर रहा हूँ, फिगरेटिव पेंटिंग कर रहा हूँ। और उसमें हर तरह के अमीर खुसरो से लेके मिर्ज़ा गालिब हो या मीर तकी मीर हो या मीरा के दोहे हो, इन सब को मैं विजुअल फॉर्म में अब आज के एट प्रेजेंट मैं उसमें पेंटिंग भी कर रहा हूँ और मैं स्कल्पचर भी कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि उनके जो वर्ड्स हैं उनको विजुअल फॉर्म में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कंटिन्यूस उसमें हर तरह के फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ एट प्रेजेंट। जी, तो आपका भी सफ़र समझना चाहेंगे कैसा रहा प्रोफेसर फैज़? जब पहले आप लैंडस्केप्स करते थे और अब आप कपलेट्स कर रहे हैं, तो कैसी फीलिंग होती है, कैसा महसूस करते हैं और कैसा आपका सफ़र रहा? देखिए, ये मैं भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इस पे फाइन आर्ट को लेके ये बताना चाहता हूँ कि जब जिस बैकग्राउंड से जैसे मैं आया तो वहाँ पे फाइन आर्ट का कोई मतलब कि कुछ पहचान नहीं थी वहाँ पे। जी। मैं इलाहाबाद से हूँ तो वहाँ हमारे सब्जेक्ट में भी कुछ भी नहीं था। तो मेरी मदर ने मुझे यहाँ जामिया भेजा कि ये मतलब वहाँ पे फाइन आर्ट है। मेरे एक फ्रेंड ने भी बताया यहाँ फाइन आर्ट है। मुझे फाइन आर्ट बस नहीं पता था कि ड्राइंग आती है मुझे। तो यहाँ आया तो मैंने बीएफए किया और लेकिन मेरे फादर नहीं कभी खुश थे उससे। और जब मैं मास्टर्स में भी आ गया तो मेरे फादर कभी अपने दोस्तों को नहीं बताते थे कि मैं बीएफए या एमएफए कर रहा हूँ, वो दूसरा सब्जेक्ट बताते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बहुत ही मतलब अजीब, ये क्या है, फाइन आर्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने कंटिन्यूस अपनी एक ये सोच को, मेरे लिए एक चैलेंज था कि मुझे ये चीज़ इस फाइन आर्ट में अपने आप को अपने फादर के सामने एक दिखाना है, क्या मेरा जो मुझे क्या मिला इससे। तो मेरी प्रैक्टिस से ये नतीजा निकला कि मैं पास होते ही मैं गोल्ड मेडलिस्ट था और मुझे पास होते ही मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई। तो उस दिन मेरे फादर ने रियलाइज़ किया कि ये कोई सब्जेक्ट, यानी उनके लिए कोई सब्जेक्ट था फाइन आर्ट। उसके पहले उनको भी नहीं पता था कि फाइन आर्ट क्या है। तो उस दिन उनको लगा कि हाँ मतलब ये सक्सेसफुल हो गया। तो मैं उसके बाद रेगुलस प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट पहली बार बीएफए में आ रहा है वो आते ही उसको सब कुछ समझ जाएगा। अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो इस बीएफए करके एमएफए करके कुछ भी हासिल नहीं होना है। अगर उसे कंटिन्यू करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, इस मार्केट में अपने आप को बनाना है, तो उसको रोज आना इसको एक मेडिटेशन की तरह करना है। तो एक ऐसा स्टेज आएगा जहां उसकी पहचान बन सकती है। बिल्कुल, आपने कहा कि एक मेडिटेशन की तरह करना है। जी, सिद्धार्थ जी, आपका तो सफ़र की शुरुआत इतनी मुश्किल नहीं थी क्योंकि आपकी मदर आपके साथ थी। जिस तरह की दिक्कत प्रोफेसर फैज़ को हुई, अगर हम आपकी आर्ट, आपकी पेंटिंग के बारे में समझना चाहें तो क्या उसमें भी बदलाव आता गया समय के साथ? जी हाँ, बदलाव तो आपका उम्र के साथ और आपके समय के साथ होता ही है, होना भी चाहिए। और मेरा सफ़र जो है वो माता पिता की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, परंतु मेरा जो स्टडी का तरीका बहुत लंबा रहा। जी। मैं बहुत लंबे समय तक स्टूडेंट रहा। जी। और जैसे कि मैंने पहले इन द बिगनिंग बहुत फोक आर्ट की ट्रेनिंग थी मेरी, और फिर फ्रेस्को पेंटिंग की ट्रेनिंग थी, फिर मैंने रियलिस्टिक पोर्ट्रेचर की ट्रेनिंग थी सुबा सिंह जी जैसे गुरुओं के साथ। उसके बाद फिर मैं टिबेटन, मेरे में कोई कर्ता का भाव नहीं होता उसमें कि ये मैंने किया। जी। और वो बड़े खूबसूरत चीज़ें निकालती हैं। जी। और ये फिर दूसरा मेरा सिस्टम होता है एक कि मैं एक स्टोरी टेलिंग करता हूँ हर रोज। एक छोटी सी कोई भी घटना जो होती है उसको लेके उसकी ड्राइंग या एक पेंटिंग करता हूँ हर रोज। और वो मैं अपनी बेटी को कुछ एक कहानियाँ सुनाता था जब स्कूल छोड़ने जाता था। तो रास्ते में जैसे उसने एक किसी बच्चे को देखा ये जो नारियल बेचते हुए, तो शी सेड ये छोटा सा बच्चा नारियल बेच रहा है, ये स्कूल नहीं जाता है। कि नहीं, ये इन बच्चों को स्कूल जाने का नहीं होता है, इनको कोई चांस नहीं मिलता है। पर इसको डर नहीं लगता ये इतना बड़ा चाकू लेके ऐसे काटता है, नारियल को काटता है। क्योंकि नहीं, गरीब बच्चों को डर नहीं लगता है ना।
फिर मैं उसके घर में आके उसके लिए यही सारी बातचीत लिख के फिर उसकी एक कहानी ड्रॉ करता हूँ, पेंट करता हूँ। एक नारियल बेचने वाले बच्चे की कथा, जी, वो बड़ी खूबसूरत हो जाती है अपने आप में बात। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरे किस्म का जो काम मैं करता हूँ उसको मैं एक दिन के लिए नहीं, वो 10-10 साल मेरा एक सब्जेक्ट चलता है। कोई 5 साल चलता है, कोई 10 साल चलता है। फॉर एग्जांपल मैं गंगा के किनारे घूम रहा था, पैदल घूम रहा था गंगा के किनारे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, उसके सोर्स से लेके जो मानसरोवर में है वहाँ से लेके उसके मर्जर तक जो अरेबियन सागर में है वहाँ तक 10 साल, पिछले 10 साल में घूम रहा था वहाँ पर, 2012 से लेके 2020 तक, जी, इवन 22 तक इनफैक्ट। तो मैं ऐसे चलता फिरता रहता हूँ। फिर उसमें वहाँ पर बहुत सारी ड्राइंगें करी, बहुत सारा उसके लगभग 7 एस्पेक्ट्स के ऊपर काम किया गंगा के। 3 बार मैंने गंगा के किनारे यात्रा करी और उसकी फिल्मिंग भी करी, उसका फोटोग्राफ्स भी किए, ड्राइंग्स करी, मोर देन 500 ड्राइंग्स, मोर देन 60 बिग साइज आर्ट वर्क्स। ये सारा कुछ 10 साल में कंप्लीट किया है जी। और बेशक मुझे बहुत थोड़ा पैसा मिला उसमें, कोई ऐसी बात नहीं है, पर आनंद इतना और इतना एक्सपीरियंस हुआ जीवन का कि काम करने का, हर रोज काम करने का इतना आनंद। और मैं अक्सर कहता हूँ हंसते हुए कि हमारे एंजॉयमेंट का बहुत से खूबसूरत लोग ऐसे हैं जो आके पेमेंट कर जाते हैं। सो वो धन्यवाद सबका, उन लोगों का। जी जी, बिल्कुल। तो सिद्धार्थ जी बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। प्रोफेसर फैज़, आपसे भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह का आपने एक्सपीरियंस किया, आपकी फैमिली से फैमिली आपके साथ नहीं थी जब आपने इसकी शुरुआत की, क्या अभी भी उस तरह के ख्यालात पेरेंट्स के हैं या पेरेंट्स के ख्यालात में फ़र्क आया है, बदलाव आया है? बच्चों के साथ आप बातचीत करते हैं या उनके पेरेंट्स आते हैं तो आप क्या देखते हैं? नहीं, जाहिर है कि अब तो मैंने आपको बताया कि उसके बाद जब मेरी जॉब लग गई तो मेरे फादर तो बहुत खुश हुए कि उन्हें लगा कि वो मतलब कि ये वाकई कोई ऐसा कोर्स है जिसमें जॉब भी अवेलेबल है जी। तो लेकिन वो, और अब के टाइम में तो मैंने पहले भी बताया कि वो जो है वो फादर, फैमिली और बच्चे दोनों आज के अवेयर हैं कि आर्ट का मतलब क्या होना है आगे। तो बस मैं उनको, अपने हर स्टूडेंट जो अभी आते हैं उनको मैं क्लास में यही इंस्ट्रक्शंस देता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि वो अपने काम के साथ जुड़ें। एक्चुअली ये आर्ट वर्क को जोड़ना पड़ता है, अपनी सोच को के साथ खुद को जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ने के साथ तो वो, क्योंकि ये ऐसा लाइब्रेरी से पढ़ के तो नहीं आ सकता, इसमें कुछ भी होता है, इसमें अपने फीलिंग को अपने सोच के साथ जोड़ना होता है कि मतलब जो फॉर्म वो सोच रहा है और जो आप फील कर रहे हैं उसको कैसे ब्लेंड करें, क्योंकि वो कैसे दिखे जो हमने सोचा है। उसके लिए प्रैक्टिस, स्केचेस बनाने पड़ते हैं। तो वो स्केचेस तो हवा में नहीं बनते, वो मतलब मैं इस तरह भी बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप पॉकेट में स्केचबुक रखिए, जिस वक्त आपको आइडिया आता है उसी वक्त उसको ड्रॉ करना है, क्योंकि वो आइडिया माइंड में इतनी कुछ चल रहा होता है। और आजकल तो मोबाइल सबके पास है, मोबाइल में तो दुनिया भर की चीज़ भरी रहती है। तो वो उस आइडिया को कैसे याद रखे, तो उस स्केचबुक में वो जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम इनसे अब मोबाइल फ़ोन ले नहीं सकते, अब वो दौर आ गया कि वो मोबाइल फ़ोन उनकी एक लाइफ बन चुकी है जी। तो वो उस वक्त उसको जो है किसी तरह से, अगर वो नहीं स्केचबुक है तो नोट कर ले कि उन्हें क्या करना है। तो इस तरह से अपने आइडिया को वो इम्प्रोवाइज करना है। तो वो रेगुलर बेस पे जब वो काम करते हैं तो अपने उस फॉर्म को एक नया एक शक्ल देते हैं, एक नई शक्ल उसमें निकल के आती है। फिर वो भी बताती है, वो इमेज भी खुद बताती है कि हमें इधर ले चलो, हमें ऐसे ले चलो। क्योंकि अगर आप कनेक्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया मेडिटेशन है, तो उसी तरह कि आप कनेक्ट होते हैं कहीं, तो आप फॉर्म के साथ जब अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो वो इमेज जो है वो आपको और इन्हांस करती है अपनी ब्यूटी को लेकर। वो कलर्स के थ्रू हो, चाहे कलर्स को चारों तरफ शेयर करती है स्पेस में, या स्कल्पचर हो, तो वो अपने जो भी आर्ट फॉर्म हो तो वो उसके अंदर पूरा आपको मदद करती है। तो इस तरह फोकस होना बहुत ज़रूरी है आर्ट करने के लिए। और एक बार आप प्रैक्टिस बन जाएगी, आपकी बन जाती है, तो आपको चीज़ धीरे धीरे ईजी होने लगती है।
जी बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, आपने भी जैसे कहा कि इतना आसान नहीं है, और प्रोफेसर फैज़ भी बोल रहे हैं कि रोज़ प्रैक्टिस करनी होती है, और काफ़ी मेहनत का काम है ये, पूरा फोकस करना होता है, बर्दाश्त करना आना चाहिए जैसे आपने कहा। तो आज के जो आप देखते हैं यंगस्टर्स, क्या उनमें ये सब है, ये जिस तरह का जज्बा है? बहुत है, बहुत है। बच्चे आजकल, यंग बच्चे बहुत कॉन्शियस हैं और दे आर द बेस्ट पीपल एंड आई लव देम। और बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं बच्चे लोग हमारे। ये नहीं कि सिर्फ सेंटिमेंटल चीज़ें नहीं हैं। आई थिंक वो जो एक इमोशन को काबू करके अपने अंदर करके उसके बाद उसको साइंटिफिक लेवल पे सोचना, ये हमारे जो आज की टेक्नोलॉजी है उसने हमें एक रास्ता दिखाया है। और हमारे, शायद हम पुराने लोग पीछे रह गए कुछ एक, वो नहीं समझ पाते शायद उनकी बातें, ना टेक्नोलॉजी समझ पाते हैं, ना उन बच्चों के, वो बच्चे इमोशनल नहीं है उस तरीके से जैसे हमारे पुराने लोग होते थे। वो बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं आजकल, बहुत सोच समझ के तरीके से काम करते हैं। उनके लिए ओपनिंग्स भी बहुत हैं, परंतु एक बात और कह दूं, उनके लिए मुश्किल भी बहुत हो गई है, क्योंकि उनके साथ कंपटीशन ज़्यादा हो गया है कुछ। अभी गैलरीज का भी यही हालत हो गया है। ये सारे यूरोप का जो एक तरीका था, जो वेस्ट का जो एक तरीका था कि जो महंगा बिक गया बड़ा आर्टिस्ट हो गया, वो वाली हालतें जो है बड़ी मुश्किल हो गई हैं आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर भी। जो पहले हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था, जो अच्छा काम करता था उसका एप्रिसिएशन होता था। अब थोड़ा सा जो महंगा बिक गया वो बड़ा आर्टिस्ट हो जाता है। तो इन बच्चों को चैलेंज ज़बरदस्त हो गया है इस वक्त। और ओपनिंग्स हमें लगता है कि ज़्यादा हो गई हैं, परंतु उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। बट दे आर द बेस्ट पीपल, आई नो। जी, तो आपने कहा कि जो यंगस्टर्स हैं, पेंटिंग एंथुसियास्ट, जो नए बच्चे हैं, वो काफ़ी, आपने उनको काफ़ी, आपको उम्मीद दिखाई देती है, फ्यूचर दिखाई देता है, लेकिन उनके लिए मुश्किल भी बहुत है। प्रोफेसर फैज़, आपको किस तरह के चैलेंजेस दिखाई देते हैं? देखिए, यंग बच्चों में तो हमेशा हर दौर में एनर्जी रहती है, और हर दौर में वो सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन रहती है, चाहे वो कोई किसी दौर का यंग हो। तो लेकिन आज के दौर में तो इंफॉर्मेशन इसलिए ज़्यादा हो गई कि ग्लोबल कनेक्ट हो गया सब कुछ, तो उसको सभी चीज़ इंफॉर्मेशन एक बस मोबाइल में मिल जाती है। तो इसलिए उनकी अवेयरनेस जो है वो थोड़ा और पीछे जाए, 10-15 साल 20 साल पहले भी, तो उसके मुकाबले में भी काफ़ी रिच है, मतलब इंफॉर्मेशन। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप बच्चों से बात शेयर कर रहे हैं, जो भी आपका स्टूडेंट सामने है, और उसको बात पता रहती है, लेकिन बस फाइन आर्ट और ये अदर सब्जेक्ट पे तो इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ये फाइन आर्ट पे तो इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पाता है कि वो प्रैक्टिस बेस्ड है। तो उसमें तो जो जिस एज में हो, इवन अगर वो स्टूडेंट है और आप टीचर हैं, अगर आपने काम नहीं किया तो आप उससे पीछे रह जाएंगे जी। तो उसको, टीचर को भी अपडेट होना पड़ता है अगर वो एकेडमिक्स में है, और अगर फ्रीलांस है तो वो तो जाहिर है वो काम कर ही रहा है, लेकिन टीचर को भी इस फील्ड में इतना अपडेट रहना पड़ता है, हाँ, कि वो स्टूडेंट की हर बात का जवाब दे सके, क्योंकि उसको हर मीडियम के बारे में, हर फॉर्म के बारे में अवेयरनेस है। पहले ये नहीं था, पहले उसको सीधा सा एक चीज़ पता था कि ऐसे ड्राइंग बनाना है, ऐसे बनाना है, और ये बनाना है, ऐसे कलर करना है। लेकिन आज तो ये पॉसिबिलिटी इतनी है कि वो उसको सब कुछ, पूरे दुनिया का आर्ट उसके हाथ में, वो देख रहा है, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है उसको कि कैसे इसको लगाना है। तो वो उसी तरह से दूसरे पार्ट में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जो स्कूल में जो टीचर्स हैं, उनको भी उसी तरह अपडेट रहना पड़ता है। हम सबको भी उस तरह से काम करना होगा अगर हम बेस्ट स्टूडेंट आगे निकालना चाहते हैं तो। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, आपसे जो हमारे पेंटिंग एंथुसियास्ट या आर्ट एंथुसियास्ट हैं, उनके लिए एक मैसेज चाहेंगे? मैसेज तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए राय सब बहुत दी जाती है और बहुत कम ली जाती है, तो इसलिए आई थिंक कोई मैसेज ऐसा मैं नहीं देना चाहता, बस सिंपली इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हैव फेथ इन योर सेल्फ। जब तक अपने सेल्फ में फेथ नहीं होगा, जब हम अपने स्वयं को प्रेम नहीं करेंगे, तो दुनिया आपको प्रेम करने वाली नहीं है जी। और आपको अपने ऊपर फेथ करना होगा, और फेथ करके उसके ऊपर टिके रहना पड़ेगा, और टिके रह के मुश्किल तो होता है, और बहुत अवेयरनेस की स्टेट में रहना होगा, इमोशनल फूल्स नहीं होना होगा जी।
बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जी, बहुत सुंदर मैसेज। सिद्धार्थ जी, प्रोफेसर फैज़, आप दोनों ने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमें दी पेंटिंग एजुकेशन इन इंडिया पर, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत मेहरबानी आपकी। तो आज हम बात कर रहे थे पेंटिंग एजुकेशन की और क्या इसकी अहमियत है, कैसे इसका क्या रोल है और इस क्या स्कोप है, ये हमने जाना और किस तरह से आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। और अगर आप इसमें एक मकाम बनाना चाहते हैं तो हमारे दोनों गेस्ट ने डिस्कस किया कि आपको किस तरह से लगन के साथ रोज़ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आपके लिए और किस तरह के नॉलेज पर प्रोग्राम तैयार करें, आप हमें मशवरा दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है hopdurdu@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। धन्यवाद।